लेकिन अगर आपका इरादा है कि मैं 11 12 ऐसी जगह पे करूं जहां पर मेरा कोचिंग क्लासेस की जो पढ़ाई होती है 7 8 घंटे की, और क्लासेस या 11 12 की जो पढ़ाई होती है दोनों से मैं एक साथ में तैयारी करूं, तो वहां पर आप प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं सिर्फ, और आपको इस कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। ये एक चीज है। और दूसरी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेस होते हैं वो होता है डिग्री प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है इसको भी इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। अभी बहुत सी जगह पर डायरेक्ट 10th के बाद में भी ये सिस्टम आ चुका है, और डायरेक्ट 12 के बाद में बीएससी प्लस एमएससी, या बीएससी डायरेक्टली आईआईटी के अंदर एमटेक 5 साल का, इस तरीके के कोर्सेज भी आ चुके हैं। तो इन तरीके के कोर्सेज को इंटीग्रेटेड कोर्सेज कहते हैं। आपने आइजर का नाम सुना होगा। आइजर में जो एडमिशंस लेते हैं लोग, वो आइजर में डायरेक्टली हम लोग एडमिशन जब लेते हैं बीएससी में, तो बीएससी के साथ साथ हमको एमएससी की डिग्री भी मिलती है, और 5 साल के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके के जो दो कोर्सेज को मिलाने वाला काम करता है उसको इंटीग्रेटेड डिग्रीज कहा जाता है, जिसमें जनरली पी ग्रेजुएशन प्लस पीजी की डिग्री आपको दी जाती है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। अभी कुछ ये इंजीनियरिंग के अंदर ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी कुछ नरसिंह मुंजी वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां पर ये सिस्टम शुरू हुआ है, और यूजीसी ने इसको परमिशन भी दे दी है। जी। जज़ाकल्लाहु खैर। जी सर, जज़ाकल्लाह। आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यासीन सर। और ये किसी ने रेस किया है हाथ, आप अपने आप को अनम्यूट कर कर रहनुमा फाउंडेशन, रहनुमा मोइनुद्दीन सिद्दीकी जी, आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रहनुमा सिद्दीकी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उस दौरान अगर कोई दूसरा है अपना सवाल पूछ सकता है। हैंड रेस कीजिए, या अपने आप को डायरेक्टली आप अनम्यूट अस्सलाम करके। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप। एक्चुअली सर मेरा नाम हीना है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। सर एक्चुअली मुझे एक सवाल था कि अगर हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं एग्जाम्स, मतलब जी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो जी करस्पॉन्डेंस करना बेटर है या डेली रेगुलर कॉलेज अटेंड करना बेटर देखो, रहेगा ऑप्शन? हाँ, एक रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ कि यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप करस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी एमपीएससी या जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए शर्त ये होती है कि अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और या जो कॉलेज से आप कर रहे हैं वो एफिलेटेड है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जिसको यूजीसी ने परमिशन दी है, तो आपका डिस्टेंस से करना या फिर आपका डायरेक्टली फुल टाइम करना, दोनों बराबर, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, थैंक यू सो मच। जी रहनुमा सिद्दीकी, आपका कुछ सवाल था, आप रेस कर रहे थे, आपका वॉइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद। उसी दौरान मेरे पास एक पर्सनली एक किसी का सवाल आया था कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो कब कंडक्ट करना चाहिए। मेरा एक जो जो सवाल पूछने वाले थे उनका ये सवाल था कि मेरा बच्चा जो है वो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो कब एप्टीट्यूड उसका टेस्ट करवाना मुनासिब होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, और जिन हजरत ने ये सवाल पूछा अभी वो कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, मैं उनकी रिकॉर्डिंग बाद में शेयर करूंगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है जनरली उसके अंदर अलग अलग से डीपीडी, डिफरेंशियल बैटरी एबिलिटी टेस्ट या डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है, जिसमें अलग अलग पहलुओं के ऊपर टेस्ट किया जाता है। आपकी अरिथमेटिक एबिलिटी की देखी जाती है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी देखी जाती है, आपका वर्ड का पावर देखा जाता है, तो आपके साइकोमेट्रिक अप्रोच देखा जाता है, आपकी मैकेनिकल जो एबिलिटी होती है वो देखी जाती है, आपका आई कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। तो ये सारी चीजों के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर जो सवाल बच्चे को दिया जा रहा है, सपोज न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई सवाल बच्चे से पूछा गया है और उसके अंदर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, या उसके अंदर कुछ प्लस माइनस डिवीजन इस तरीके का कुछ चीज इन्वॉल्व है, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि वो बच्चा जो ये टेस्ट को अपियर कर रहा है वो एटलीस्ट उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अपने स्कूल के दौरान उसने ये सब चीजें एक्चुअली एक बार भी पढ़ी होनी चाहिए, इसीलिए
इसीलिए ताकि सारी चीज उनसे फेमिलियर हो जाए, तो एक मखसूस मुकाम तय किया गया है कि 13 ईयर या 13.5 ईयर्स, 13 साल या 13 साल से 13 साढ़े 13 साल का बच्चा, वो बच्चा जो है एटलीस्ट डीबीडीए या एप्टीट्यूड टेस्ट, जो डिफरेंशियल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जिसमें एक बेहतरीन रिजल्ट आता है, जिसके बाद में हम इंटरेस्ट टेस्ट भी लेते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट लेते हैं, राइजेक टेस्ट लेते हैं। तो वो सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए जो आसानी होती है, वो आसानी होती है कि बच्चे को टर्मिनोलॉजी समझे, बच्चे को जो सवाल है या जो क्वेश्चन है उसको आसानी से वो समझ सके और उसका आंसर कर सके। उसी के बाद हम तय कर सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड कितना है, वही बहुत ही ज्यादा हाई एप्टीट्यूड रखता है, या बच्चा आपका ज्यादा कमजोर है, या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उसका कम है, उसका साइकोमेट्रिक जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं उसके लिए आसानी हो जाती है कि उसको सवालात समझे। तो उमूमी तौर पर या जनरली ये जो साइकोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि 13 साल से ऊपर के बच्चे जो होते हैं, या जनरली 8 स्टैंडर्ड से अबो के बच्चे, उन्हीं के ऊपर एप्टीट्यूड टेस्ट परफॉर्म किया जाए। अदरवाइज इसके रिजल्ट जो है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं आते हैं, जिनसे हम लोग अच्छी तरीके से अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इसलिए बेटर होगा कि अगर हम अपने बच्चों के ऊपर या बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाना चाहते हैं किसी करियर काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से, तो हम 13 साल के बाद उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं। अदरवाइज ओरल काउंसलिंग या ओरल जो भी सजेशंस उनके होंगे, या ओरल आप मुलाकात तो कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो आप अपने आप को खुद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे एक पूछना था कि सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हट के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर हमको उसमें कोई अदर सोर्सेज की तरफ से वही चीज का डीप नॉलेज चाहिए। तो हम कोई भी चीज के जो मेरा मेन मकसद ये है कि हम सिलेबस को कहाँ से कलेक्ट करें या जो उसका स्टडी मटेरियल है, तो उसके लिए कोई ऐसा वेबसाइट्स या ऐसा कोई सोर्स है जहाँ पे हम उस रिलेवेंट टॉपिक का स्टडी मटेरियल सर्च कर सके या उसको पढ़ सके। जी जी जी। देखो रिलेवेंट, एक तो जो सिलेबस को पाने का तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप अगर पर्टिकुलर कोर्स को सर्च कर रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च करके, या पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज होती है जो एक कोर्सेज को या प्रोग्राम को ऑफर कर रही है, तो उनकी वेबसाइट पे उनका एक सिलेबस मिल जाता है। या आप इंटरनेशनली भी गूगल के ऊपर इसको सर्च करते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अगर उसको ऑफर कर रही है, तो उनके सिलेबस आसानी से दस्तयाब होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। या फिर अगर आपको नहीं मिलता है, तो आज के दौर में तो सबसे आसान तरीका आया है, चैट जीपीटी। ओपन एआई प्लेटफॉर्म है और फ्री में अवेलेबल है। तो आप वहां पर जाकर, वो अगर आपका कोई जो कोर्स है वो बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही यूनिवर्सिटीज उसको ऑफर करती है, तो वहां आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप उसको ऐसा पूछते हैं कि आप पर्टिकुलर ये टॉपिक के ऊपर ये कोर्स मैं बना रहा हूं, तो आप इसके ऊपर एक अपना कोर्स या सिलेबस डिजाइन कीजिए। इस तरीके के अगर आप प्रॉम्प्ट या अच्छी तरीके से अगर आप कमांड देते हैं उसको, तो आपको चैट जीपीटी हो सकता है कि सिलेबस भी बनाकर दे दे। मैं आपको जानता हूं, जहां तक कि आप नेचुरोपैथी के अंदर या योगा साइंसेस के अंदर कुछ कोर्सेज चलाने की बात कर रहे हैं, या फिर आप नए कोई पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, या फिर आप किसी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो शुरू करने वाले हैं, तो आप चैट जीपीटी, जो कि सबसे आसान आज के जमाने में एक टूल एआई का बना है, आप उसको ये कह सकते हैं कि प्लीज प्रिपेयर सिलेबस फॉर सो एंड सो कोर्स which is having the time period of 3 months only. We have to complete it in 3 months. तो वो उसके हिसाब से अपना सिलेबस आपको बनाकर दे देगा। या फिर कोई रिलेवेंट यूनिवर्सिटी है या रिलेवेंट कोई कॉलेज है या कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो ये इसको प्रोवाइड करता है, तो आप वहां से रेफरेंस लेकर उसके हिसाब से अपने कोर्स को बना सकते हैं। इफ यू आर डिजाइनिंग द सिलेबस देन। जी जी मुर्तजा सर, सर। ठीक। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई किसी का सवाल? आप अपने तौर पर अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं।
या चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं अगर आपको पूछने में तकलीफ है। मेरे ख्याल से अभी कोई रहनुमा कोई सिद्दीकी ने हाथ रेस किए थे, लेकिन उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे बोल सकते हैं, हम लोग उसको लेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल ना हो तो मेरे पास में दो क्वेश्चन आए हैं जो कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से है। जी रफीक सर, रफीक सर आप कुछ पूछने चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी सर। नहीं नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। जी 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 जी, शुक्रिया। ये तो हमारे लिए बड़ी बड़ी बात थी कि रफीक दादा सर हमारे सवाल पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन होने के लिए। एक अच्छा, सवाल शुक्रिया। मेरे पास एक पर्सनली मेरे एक जो व्हाट्सएप पर एक पर्सनली सवाल आया था सुबह में। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, शायद अभी उसमें जुड़े हैं या नहीं है, तो हो सकता है बहुत से लोगों के सवालात जो होते हैं कॉमन होते हैं और हम पूछ नहीं पाते हैं। तो एक सवाल सुबह में जो मुझसे पूछा गया व्हाट्सएप के जरिए वो ये था कि सर मुझे अपने बच्चे को नीट की तैयारी या जेई की तैयारी करवानी है, तो मैं उसकी तैयारी कैसे करवाऊं या उसका एडमिशन मैं कहाँ पर लूं। तो ये बड़ा ही कॉमन सवाल होता है क्योंकि 10 लाख बच्चे जो है वो तकरीबन जेई का एग्जाम देते हैं और 17 लाख बच्चे जो होते हैं पूरे इंडिया के अंदर वो नीट का एग्जाम देते हैं, जो कि मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। और आईआईटी जेई का एग्जाम जो होता है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होता है, आईआईटी या एनआईटीज में जाने के लिए। ओके, तो खासतौर पे जब इस चीज का सवाल है, जब एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होने वाला है और आपको हाई रैंक की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा इसमें वाकई किसी काउंसलर से या किसी एक्सपर्ट से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका कॉलेज मैटर नहीं करता है, आपका बोर्ड मैटर नहीं करता है। अगर 11th और 12th की अगर बात की जाए तो 11th 12th अगर स्टेट बोर्ड हो या 11th 12th सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है किसी भी कोर्स में एडमिशन का, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट के लिए, वो 50% से ज्यादा नहीं है। यानी 50% पीसीबी में आपको चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? किसी का कहना था कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, बरोबर आ रही है। ओके ओके ओके, शायद आपका बुशरा, शायद आपका प्रॉब्लम है। तो किसी भी एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 12th का जो आपको परसेंटेज चाहिए वो आपको 12th में पीसीबी में सिर्फ 50% चाहिए। उसके अलावा आपको ज्यादा जो स्कोर करना है वो नीट में या जेई के जो एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करता है, जिसका सिलेबस जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसके ऊपर ही करना है। तो आपको ऐसा अदारा सिलेक्ट करना चाहिए जहां पर शुरू से 11th में एडमिशन जब लेता है बच्चा, उसके 24 महीने बाद जो होता है तकरीबन, वो उसका नीट का और जेई का एग्जाम होता है। तो उस दौरान जो है उसकी तैयारी जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से कराई जाए और उसका जो लेस फोकस है वो 12 के मार्क्स पे दिया जाए। अगर लेस फोकस करके वो 60 या 55 या 70% भी लाता है, लेकिन वो एनसीईआरटी की अच्छे से तैयारी करता है और एनसीईआरटी की तैयारी के दौरान जो भी डिफिकल्टीज आती है उसको वहां सॉल्व करने वाले या उसको उसका आंसर देने वाले वहां पर अच्छे से अच्छे फैकल्टी हो, तो वहां एडमिशन करवा सकते हैं। शुरू में किसी ने पूछा था, एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, यानी 11th और 12th में आप साथ ही साथ एडमिशन लेते हैं और आपको 12th या 11th की जो एक्चुअल में क्लासेस होती है, कॉलेज होता है, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका फुल टाइम फोकस जो होता है वो एक ही एक्टिविटी पे रहता है, नीट या जेई की तैयारी। ऐसा कि बहुत सारे अदारे हैं जहां पर जो कोचिंग क्लासेस के टाइप होते हैं जूनियर कॉलेजेस से, वो जूनियर कॉलेजेस जो है अलाउ करते हैं कि बच्चा सिर्फ वहां पर प्रैक्टिकल करने आए या एग्जाम देने के लिए जाए। तो फुल टाइम बच्चा जो है 11 12 की तैयारी करता है, उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी वहां पर जो है इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं और उसको एग्जाम देने के लिए वहां फैसिलिटी मिलती है कि वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाता है। ये रहा सवाल एडमिशन का। तो आप इसके लिए
बेहतरीन जो अदारे होते हैं वहां पर एडमिशन ले। जैसा कि यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नीट की और जेई की तैयारी के लिए मशहूर है। नेशनल लेवल पर एक अदारा है कोटा, शहर है कोटा, जिसमें बेशुमार कोचिंग क्लासेस है। एलएन, आकाश, आकाश या जितने बड़े ब्रांड होते हैं, आईआईबी वगैरह, सबके वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके टाई अप वगैरह भी होते हैं, या आपको कहीं एडमिशन लेना होता है अगर इंस्टीट्यूट का टाई अप नहीं है तो आप वहां जाए। नेशनल लेवल के ऊपर अगर आपका बजट है ज्यादा, 3 लाख 3.5 लाख के करीब, या फिर आप महाराष्ट्र में पढ़ना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में कुछ इलाके हैं, जिसमें एक इलाका है नांदेड़, दूसरा इलाका है लातूर, और तीसरा इलाका है अकोला। ये 3 इलाके जो है नीट और जेई की तैयारी के लिए बड़े मशहूर है महाराष्ट्र में। इनके अलावा भी बहुत सारे शहर है, लेकिन ये 3 शहर का जो रिजल्ट है वो पूरे महाराष्ट्र के शहर के से ज्यादा होता है। तो अकोला जो होता है विदर्भ के अंदर एक इलाका पड़ता है, वहां पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और नागपुर से लेकर यहाँ से धुलिया से लेकर बच्चे अकोला जाते हैं और वहां स्टडी करते हैं, वहां कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, अपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई कनेक्टेड जो इंस्टीट्यूट होता है, कॉलेज होता है, वहां एडमिशन लेते हैं। या फिर लातूर एक अच्छा ऑप्शन है, या नांदेड़ एक ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करके बच्चे को वहां पर रेसिडेंशियल अगर भेजते तो आपके लिए बड़ी फैसिलिटी आसानी होती है। बच्चा फुल टाइम उसको स्टडी करता है और उसके रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर हैं। लोग बंबई में भी तैयारी करते हैं, तो बंबई के इंस्टीट्यूट भी इतने खराब नहीं है, लेकिन बंबई का जो ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है, वहां पर जो घर छोटे छोटे हैं और आबादी बहुत ज्यादा है, तो पढ़ने का एटमॉस्फियर नहीं बन पाता है। छोटे छोटे घर होने की वजह से उतनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती है, तो घर में तैयारी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पुणे एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पुणे में भी लगभग वैसा ही एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा औरंगाबाद एक अच्छा ऑप्शन है, औरंगाबाद भी आप भेज सकते हैं, शहर है, थोड़ा छोटा शहर है, वहां भी मैनेज हो सकता है, वहां भी फैसिलिटीज हो सकती है। ये 2 सवाल के जवाब हुए। एक तो आप कहाँ एडमिशन लेंगे वो, और किस इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करने के दौरान आपका क्या आपका क्राइटेरिया हो। आपका क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले जो क्राइटेरिया आपका है वो ये होना चाहिए कि वहां का रिजल्ट क्या है और वहां के फैकल्टी क्या है, वहां के फैकल्टी कैसे है और वहां का प्रीवियस रिजल्ट कैसा है उस इंस्टीट्यूट का। ये ज्यादा मुनसर करता है। अगर आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है और वहां पर आप नीचे के लेवल पर भी देखिए कि 500 के नीचे वाले बच्चे कितने हैं, क्या वहां पर सिर्फ ज्यादा परसेंटेज वालों के ऊपर ही फोकस किया जाता है वगैरह वगैरह, ये चीजें आपको देखना है। उसके बाद आता है कि आपका बजट क्या है, आपका बजट उस हिसाब से सुटेबल है या नहीं, या आपका बच्चा अकेला रह सकता है या नहीं रह सकता है रेसिडेंशियल मकामात के ऊपर वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेटेजीज है या जो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई तैयारी करते वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम बच्चों को लगता है नीट का और जेई का, तो इसका जवाब जो है जनरली ये है कि जब नेशनल लेवल का कोई एग्जाम हो रहा है और जिसको 17 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। बच्चे इस बात को समझे कि ये जो रिजल्ट है ये आपका ऑल इंडिया लेवल पर रिजल्ट आता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर रिजल्ट आने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसकी नोयत को समझें। आपका 12th का एग्जाम जो होता है और जो नीट का एग्जाम होता है, उसमें जो डिफरेंस बेसिक है वो ये है कि 12th का एग्जाम जो होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको एक सवाल पूछा गया या आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया गया, उसमें ये वैल्यू है इसकी, एक वैल्यू इसकी है, आप इसको फाइंड कीजिए, या आपको कहा जा रहा है कि आप काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, काइनेमेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके मखसूस जवाब है, आपको जवाब रट कर जाना है और आपको जवाब वहां पर रिट्राइव करना है और लिखना है। इसको फैक्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। लेकिन यहां पर जो होता है एंट्रेंस एग्जाम में, चूंकि आंसर आपको दे दिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शंस में से आपका एक आंसर जो होता है वो सही होता है और 3 आंसर जो होते हैं रॉन्ग होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके पास में एक पॉजिटिव अप्रोच ये होता है कि आंसर आपके सामने है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी रिलेवेंसी है, पढ़ाई के दौरान आप थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट
या उसको रिलेट कर सकते हैं, तो आप उसको बगैर सॉल्व कर भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन बच्चे इसको थोड़ा आसानी तरीके से ले लेते हैं और इसका गलत फायदा उठा लेते हैं कि भाई एमसीक्यू है, यानी 4 में से एक को टिक करना है, बड़ा आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो फैक्चुअल को वो याद करते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, यहां पर एक अगर पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को 4 अलग अलग तरीकों से कैसे समझा जा सकता है, कैसे उसको एनालिसिस किया जा सकता है, कैसे उसको परसीव किया जा सकता है, उसका अलग मतलब क्या क्या हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अलग अलग तरीके से उसके अंदर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। यानी एक आपको अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया जा रहा है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको एक वैल्यू दी जा रही है, 2 वैल्यू दी जा रही है और तीसरी वैल्यू फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी कंडीशन भी चेंज कर दी जा रही है, यानी ये फॉर्मूला जमीन के ऊपर है, ये फॉर्मूला अगर जमीन की बजाय आसमान पर हो जहां ग्रेविटी 0 हो, उस कंडीशन में क्या हो, तो उस कंडीशन में आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। और फॉर्मूला चेंज होने के बाद में एक नया फॉर्मूला आप ट्राई करते हैं और उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करते हैं और तब जाकर आंसर कुछ आता है। यानी कॉन्सेप्चुअली आपको चेक किया जाता है कि आपने बारीक बारीक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से खंगाल खंगाल कर पढ़ा। 2 साल के अंदर अगर आपको किताब रटनी है तो 3 किताबें रटना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन 3 किताबों को बेहतरीन तरीके से समझकर उनका मतलब निकालकर उसके ऊपर अलग अलग घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टैकल कर कर उनकी प्रैक्टिस कर कर ये कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना कि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया और फिर अपीयर होना, तो उसके लिए आसान हो जाता है नीट को क्रैक करना। वरना बच्चे जो है उसको फैक्चुअल एग्जाम की तरह अपीयर करते हैं और जैसे रटे रटाए अंदाज में हम 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं उसी रटे रटाए अंदाज में, फैक्चुअल अंदाज में एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 15 लाख बच्चे फेल होते हैं और 3 लाख 4 लाख बच्चे या 5 लाख बच्चे जो भी उसके क्वालिफाई होते होंगे, अच्छे मार्क्स लाते होंगे, वही ला पाते। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उसकी नोयत क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो हमसे क्या चाह रहा है, वो हमारे कॉन्सेप्ट को और हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे टाइम को, हमारी एक्यूरेसी को, हमारे डिटर्मिनेशन को, हमारे पेशेंस को चेक करने वाला एग्जाम। इसीलिए आपको इस हिसाब से 2 साल तैयारी करनी है और अगर आप उस नियत से या उस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके लिए नीट को में 720 में 720 मार्क्स लाना भी आसान हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी का कुछ सवाल है? जाकिर सर भी ज्वाइन हुए, हमारे मेंटोर हैं, महाराष्ट्र मराठी एनजीओ फोरम के प्रेसिडेंट है और मेरे बहुत ही खैर ख्वाह और वेलविशर है। मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष रहेंगे वो आप रहेंगे, तो आप इसमें ज्वाइन कीजिए ताकि हमें थोड़ा हौसला अफजाई मिलेगी इस तरीके के इनिशिएटिव में। जाकिर सर यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच, और किसी का सवाल हो तो चैट बॉक्स में बोल सकता है। मैं जाकिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद अल्फाज बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा सॉरी लेट ज्वाइन हुआ, वालेकुम सलाम। लेकिन एहसान भाई आपकी जो कोशिश है वो बहुत आज समाज के लिए जरूरी कोशिश है। ये काउंसिलर्स की बहुत कमी है अपने समाज में। ये जो भी अभी जो पैटर्न शुरू किया है उसको लगातार शुरू रहना चाहिए, और रहने के लिए हम भी आपके साथ में है। अपने समाज में बहुत लोगों को जागरूक करना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी एक तादाद जो ज्वाइन हुई है वो थोड़ा कम है, लेकिन जरूरी है कि कितनी तादाद है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ये एहसान तादाद भाई, अल्लाह बढ़ाएंगे हम लोग, सब लोग मिलकर। इंशाल्लाह हेलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और जो भी अपने जो टैलेंट है ये आपके सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स के जरिए एक अच्छा टैलेंट सामने आएगा, और वो टैलेंट को बढ़ाकर हम लोग हमारे कौमी तरक्की के लिए उनको भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज इस सेमिनार वेबिनार में जो भी ज्वाइन हुए उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और सभी को गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स से इनकी तादाद इस प्रोग्राम में बढ़ाए।
क्योंकि तादाद बढ़ना भी जरूरी है, और जो भी आ रहे हैं उनको इसका फायदा जरूर होने वाला है। बेशक जब भी ये सीरीज मेरे ख्याल से हर संडे या मंडे चलने वाली है, इंशाल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम में आपके साथ में, एहसान भाई और पूरे पेरेंट्स के भी साथ में हैं। पढ़ाई में आने वाले हर मसले पर हम लोग MMNF महामाइनॉरिटी फोरम आप सभी के साथ में है। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, शुक्रिया जाकिर भाई। माशाल्लाह, एहसान सैयद साहब, आपका नासिक का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। और मैं जो है ऑल इंडिया में जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, इवन एक फॉरेन का भी ग्रुप है, उसमें भी आपका सब डाल रहा हूँ। जी जी और जाकिर भाई भी देखो हर जगह आपकी जो है यानी एडवर्टाइजमेंट कर रहे। अल्लाह जो है आपको कामयाबी दे। क्या जी जी, दुआ की जाकिर भाई दरख्वास्त साथ है। खाना खा रहे क्या? जी 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 और जी जी, दुआ की दरख्वास्त है। अब शुरू किए हम लोगों ने, और मेरा इंटेंशन तो शुरू से यही है कि अगर हमारे सेशन में अगर 2 लोग हो या 1 लोग हो, लेकिन हमारा जवाब का जो पैशन है, हमारा जो इंटेंसिटी है, और जो हमारा जो जवाब देने का तरीका है, और जो लोगों को सेटिस्फाई करने का तरीका है, इंशाल्लाह वो वही रहेगा जो 500 लोगों में रहेगा इंशाल्लाह। तो हर हफ्ते चाहे 1 लोग जुड़े या 100 लोग जुड़े, हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे बहुत लंबे टाइम। इंशाल्लाह 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 मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तादाद बढ़ेगी एहसान हाँ सर, बिल्कुल तादाद बढ़ेगी जी जी, इंशाल्लाह। किसी किसी का चैट बॉक्स में एक सवाल आया है, तो मैं आपको मेरे तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह। हाँ, एक चैट बॉक्स में सवाल किसी का है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के लिए ट्राई, जी आपका सवाल ये ट्राई करना है तो कौन सी वेबसाइट आपको, नेट सेट का एग्जाम, आपको जो नेशनल लेवल की जो TET वगैरह होती है वो आपको अपीयर करनी होती है। वो अगर आप क्लियर करते हैं तो उसके बेस पे आपको डायरेक्टली एडमिशन सिलेक्शन होता है। चलिए ऐसा चल रहा है ठीक फिर है, आगे जलगांव के लिए मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके जुनेद आया ओके है, डॉक्टर जुनेद ओके रफीक ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं यही करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाँ